पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विस्तृत विवेचना करो। उत्तर, ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों, क्षेत्रों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। पंचायती राज का परिचय। ग्रामीण विकास पंचायती राज के मुख्य उद्देश्यों में से एक है और यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है और कुछ अन्य क्षेत्र। इन क्षेत्रों में शामिल हैं राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। पंचायती राज का विकास। भारत में पंचायती व्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्रता के बाद की घटना नहीं है। वास्तव में, ग्रामीण भारत में प्रमुख राजनीतिक संस्था सदियों से ग्राम पंचायत रही है। प्राचीन भारत में, पंचायतें आमतौर पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली निर्वाचित परिषदें होती थी। विदेशी प्रभुत्व, विशेष रूप से मुगल और ब्रिटिश, और प्राकृतिक और मजबूर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने ग्राम पंचायतों के महत्व को कम कर दिया था। हालांकि, स्वतंत्रता पूर्व काल में, पंचायतें गांव के बाकी हिस्सों पर उच्च जातियों के प्रभुत्व के लिए साधन थी, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति या जाति पदानुक्रम के आधार पर विभाजन को आगे बढ़ाती थी। हालांकि, संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के विकास को गति मिली। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन के कार्यान्वयन का अध्ययन करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई समितियां नियुक्त की गईं। नियुक्त समितियां इस प्रकार है: बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर कामकाज के लिए उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए 1957 में समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया जिसे पंचायती राज के नाम से जाना गया। समिति की सिफारिशें। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि। योजना एवं विकास। पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य है, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी चाहिए और जिला परिषद सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय के रूप में कार्य करेगी। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसने संसाधनों का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया ताकि उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मदद मिल सके। बलवंत राय मेहता समिति ने देश में पंचायतों के विकास को और पुनर्जीवित किया। रिपोर्ट ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाएं पूरे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार पंचायतों का उद्देश्य सुनियोजित कार्यक्रमों की सहायता से स्थानीय लोगों की प्रभावी भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था। यहाँ तक कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह कहकर पंचायत प्रणाली का बचाव किया, गांवों में लोगों को अधिकार और शक्ति दी जानी चाहिए। आइए हम पंचायतों को शक्ति दें। अशोक मेहता समिति एवं पंचायती राज। भारत में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए 1977 में समिति की नियुक्ति की गई थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं: त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर और मंडल पंचायत गांवों का एक समूह। राज्य स्तर के बाद पर्यवेक्षण का पहला स्तर जिला स्तर है। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। संस्थानों जिला परिषद और मंडल पंचायत को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अनिवार्य कराधान शक्तियां प्राप्त होंगी। GV राव समिति एवं पंचायती राज समिति की नियुक्ति 1985 में योजना आयोग द्वारा की गई थी। इसने माना कि नौकरशाही के कारण जमीनी स्तर पर विकास नहीं देखा गया जिसके परिणामस्वरूप पंचायत राज संस्थानों को बिना जड़ों वाली घास के रूप में संबोधित किया जाने लगा। इसलिए इसने कुछ प्रमुख सिफारिशें की जो इस प्रकार है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद सबसे महत्वपूर्ण निकाय है।
जिला स्तर पर विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए जिला परिषद प्रमुख निकाय होगी। जिला और पंचायती राज प्रणाली के निचले स्तरों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशिष्ट योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का काम सौंपा जाएगा। जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाएगा। वह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों पर चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। LM सिंघवी समिति एवं पंचायती राज समिति की नियुक्ति 1986 में भारत सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के कदमों की सिफारिश करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई। समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज प्रणालियों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। इसने पंचायती राज प्रणालियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भी सिफारिश की। समिति ने ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांवों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतों के पास अपनी गतिविधियों के लिए अधिक वित्त होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। ये सभी बातें इस तर्क को आगे बढ़ाती है कि पंचायतें स्थानीय समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में बहुत प्रभावी हो सकती हैं, गांवों में लोगों को विकासात्मक गतिविधियों में शामिल कर सकती है, राजनीति संचालित होने वाले विभिन्न स्तरों के बीच संचार में सुधार कर सकती है, नेतृत्व कौशल विकसित कर सकती है और संक्षेप में बुनियादी मदद कर सकती है। बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन किए बिना राज्यों में विकास। 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया, अन्य राज्यों ने बाद में इसका अनुसरण किया। हालांकि राज्यों में भिन्नताएं हैं, फिर भी कुछ विशेषताएं समान हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश राज्यों में ग्राम स्तर पर पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदों सहित एक त्रिस्तरीय संरचना को संस्थागत बनाया गया है। नागरिक समाज संगठनों, बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील राजनीतिक नेताओं के निरंतर प्रयास के कारण संसद ने संविधान में 2 संशोधन पारित किए। ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन और शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन, उन्हें स्वशासन की संस्थाएं बनाना। 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों ने संशोधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अपने अपने अधिनियम पारित किए। वर्ष 1992 73वां संवैधानिक संशोधन। अधिनियम का महत्व। अधिनियम ने संविधान में भाग 9 पंचायतें जोड़ा और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक शामिल है। संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को आकार प्रदान करता है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वे स्व सरकार के रूप में कार्य कर सके। अधिनियम के साथ पंचायती राज प्रणालियां संविधान के न्यायसंगत हिस्से के दायरे में आती है और राज्यों को इस प्रणाली को अपनाने का आदेश देती है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार की इच्छा से स्वतंत्र होगी। अधिनियम के 2 भाग हैं, अनिवार्य और स्वैच्छिक। राज्य कानूनों में अनिवार्य प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण शामिल है। दूसरी ओर, स्वैच्छिक प्रावधान राज्य सरकार का विवेक है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह शक्तियों का प्रयोग करेगा और राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित कार्य करेगा। त्रिस्तरीय प्रणाली। अधिनियम राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की स्थापना का प्रावधान करता है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं। सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव। पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्य सीधे चुने जाते हैं और मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं और ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार। पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए हों या नहीं, पंचायत की बैठकों में वोट देने का अधिकार है। सीटों का आरक्षण। SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार तीनों स्तरों पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के लिए
महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं। इसके अलावा पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का 1/3 से कम महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी स्तर की पंचायत या अध्यक्ष के पद पर सीटों के आरक्षण पर निर्णय लेने का प्रावधान भी दिया गया है। पंचायत की अवधि। अधिनियम पंचायत के सभी स्तरों पर 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालांकि पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन नई पंचायत के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले। विघटन की स्थिति में, विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। अयोग्यता। एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह इस प्रकार अयोग्य है। संबंधित राज्य की विधायिका के चुनाव के उद्देश्य से किसी भी समय लागू कानून के तहत, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत। हालांकि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसके अलावा अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायत चुनाव कराने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। राज्य विधानमंडल पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकता है। शक्तियां और कार्य। राज्य विधायिका पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। ऐसी योजना में ग्राम पंचायत के कार्य से संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपा जा सकता है, जिसमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों से संबंधित मामले भी शामिल हैं। वित्त। राज्य विधायिका कर सकती है किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत करना। राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायत को सौंपें। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान। पंचायतों के सभी धन को जमा करने के लिए धन के गठन का प्रावधान करना। वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और पंचायत को संसाधनों की पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। खातों की लेखा परीक्षा। राज्य विधायिका पंचायत खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों पर आवेदन। राष्ट्रपति अधिनियम के प्रावधानों को अपने द्वारा निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। छूट प्राप्त राज्य और क्षेत्र। अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। हालांकि संसद इस हिस्से को अपने द्वारा निर्दिष्ट अपवाद और संशोधन के अधीन इन क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है। मौजूदा कानून की निरंतरता। पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून इस अधिनियम के शुरू होने से 1 वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, राज्यों को 24 अप्रैल 1993, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि थी, से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिनियम के आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना होगा। हालांकि अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले मौजूद सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक जारी रहेगी, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा जल्द ही भंग न कर दिया जाए। अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। अधिनियम अदालतों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि किसी भी पंचायत के किसी भी चुनाव पर ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका और राज्य विधायिका द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। पैसा अधिनियम 1996। भाग 9 के प्रावधान 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं हैं। संसद इस भाग को संशोधनों और अपवादों के साथ ऐसे क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है जैसा वह निर्दिष्ट कर सकती है। इन प्रावधानों के तहत संसद ने पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम बनाया,
जिसे लोकप्रिय रूप से पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। पैसा अधिनियम के उद्देश्य: भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना, जनजातीय आबादी को स्वशासन प्रदान करना, सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन स्थापित करना, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप सहभागी शासन विकसित करना, जनजातीय आबादी की परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करना, जनजातीय आवश्यकताओं के अनुकूल शक्तियों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाना, उच्च स्तर की पंचायतों को निचले स्तर की पंचायतों की शक्तियां और अधिकार संभालने से रोकना। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए इन संवैधानिक कदमों के परिणामस्वरूप भारत उस दिशा में आगे बढ़ गया है जिसे बहुस्तरीय संघवाद के रूप में वर्णित किया गया है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाया है। संशोधनों से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भारतीय लोकतांत्रिक संरचना संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित थी। इस प्रणाली ने देश में शासन और मुद्दों के समाधान को जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया है, लेकिन अन्य मुद्दे भी हैं। यदि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, तो इससे एक ऐसा वातावरण बनाने में काफी मदद मिलेगी जहां कुछ बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान किया जाएगा। नई पीढ़ी की पंचायतों के कामकाज शुरू करने के बाद कई मुद्दे सामने आए हैं, जिनका मानवाधिकारों पर असर पड़ा है। पंचायत व्यवस्था की तुलना में मानवाधिकार की स्थिति में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक भारतीय समाज की प्रकृति है, जो निश्चित रूप से राज्य की प्रकृति को निर्धारित करती है। भारतीय समाज अपनी असमानता, सामाजिक पदानुक्रम और अमीर और गरीब विभाजन के लिए जाना जाता है। सामाजिक पदानुक्रम जाति व्यवस्था का परिणाम है, जो भारत के लिए अद्वितीय है। इसलिए जाति और वर्ग दो कारक है, जो इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार स्थानीय शासन प्रणाली ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पदानुक्रम की पुरानी प्रथाओं, विशेष रूप से जाति, धर्म और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से संबंधित प्रथाओं को चुनौती दी है। पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्न। पंचायती राज का महत्व क्या है? उत्तर: पंचायती राज गांव की स्थानीय सरकार की स्थापना करती है, जो गांवों के विकास में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, महिला एवं बाल विकास और स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न: भारत के किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? उत्तर: भारत के सभी राज्यों में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था है और कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल है। प्रश्न: पंचायती राज की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर: ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली: गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर। सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव: पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्यों का चुनाव सीधे किया जाता है और मध्यवर्ती और जिला स्तरों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रश्न: पंचायती राज के 3 चरण कौन से हैं? उत्तर: भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 चरण या स्तर है: ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.